आज हम लोग विज्ञान विषय में जो अध्याय चल रहा था हमारा पर्यावरण, उस हमारा पर्यावरण अध्याय में आज हम लोग दो टॉपिक पढ़ेंगे। एक तो पारिस्थितिक पिरामिड पढ़ेंगे और दूसरा जो लास्ट टॉपिक है ओजोन परत। तो दोनों टॉपिक को आज हम लोग इसमें खत्म करके इस चैप्टर यानी इस अध्याय को आज कंप्लीट कर लेंगे। तो सबसे पहले तो आज पढ़ते हैं पारिस्थितिक पिरामिड। देखिए पारिस्थितिक पिरामिड की अगर हम लोग बात करें, सबसे पहले होता है कि पिरामिड कहते किसे। तो पिरामिड आप लोग देखे होंगे कि कहते हैं एक आकृति बनी होती है, शंक्वाकार सी आकृति बनी होती है, जैसे आकृति में आप बना दे रहे हैं, एक शंक्वाकार आकृति बनी हुई है और नाम दे सकते हैं इसको पिरामिड। तो यहां पर क्या है, पारिस्थितिक पिरामिड, पारिस्थितिक अर्थात यहां पर हम लोग बात करेंगे बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स जो उसमें आते हैं, लेकिन यहां पर जो मेन बात करेंगे वो केवल जो है जो फूड चेन में जो खाद्य श्रृंखलाओं यानी कि जो भोजन का एक कड़ी बन रहा था, उस कड़ी में प्रत्येक जीव जो प्रत्येक कोशीय स्तर है, उस प्रत्येक कोशीय स्तरों को एक रेखीय क्रम में या आरेख के द्वारा या ग्राफ के द्वारा या चित्र के द्वारा प्रस्तुत करने की प्रक्रिया को पारिस्थितिक पिरामिड कहते हैं। तो पारिस्थितिक पिरामिड क्या है, जब हम खाद्य श्रृंखला या विभिन्न प्रकार के पोषी स्तरों को उसके चित्रीय रूप में, ग्राफीय रूप में उसका निरूपण करते हैं, तो वो जो वो वहां पर जो खाद्य श्रृंखला का पोषी स्तर होता है वह वहां पर एक इकोलॉजिकल पिरामिड या पारिस्थितिक पिरामिड बनाता है। तो इकोलॉजिकल पिरामिड जो पिरामिड है यहां पर हम लोग को पढ़ना क्या है, पारिस्थितिक पिरामिड, जिसे इंग्लिश में कहते हैं इकोलॉजिकल पिरामिड। तो यहां तो समझ में आ गया कि पिरामिड क्या है, इकोलॉजिकल पिरामिड क्या है, कि जब हम विभिन्न कोशीय स्तरों को ग्राफ अथवा चित्रों के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं या निरूपित करते हैं, इस प्रक्रिया को इकोलॉजिकल पिरामिड कहते हैं। फिर एक दिमाग में क्वेश्चन आता है कि इकोलॉजिकल पिरामिड दिया किसने, इस शब्द का प्रयोग किसने किया, या यह विचारधारा है, यह विचारधारा प्रस्तुत किसने किया। तो जो पारिस्थितिक पिरामिड है, पारिस्थितिक पिरामिड, पारिस्थितिक पिरामिड की विचारधारा प्रस्तुत किए। तो किसने प्रस्तुत किया, वो थे चार्ल्स एल्टन। चार्ल्स एल्टन ने इसे जो है प्रस्तुत किया था। इसीलिए पारिस्थितिक पिरामिड को हम लोग जो है एल्टोनियन पिरामिड के नाम से भी जानते हैं। इसे हम लोग एल्टोनियन पिरामिड भी कहते हैं। तो इस चीज को ध्यान रखना, अगर मान लेते एग्जाम में कभी भी एल्टोनियन पिरामिड करके पूछते हैं तो वहां पर आपको समझना है कि यहाँ पारिस्थितिक पिरामिड की बात हो रही है। एल्टोनियन पिरामिड इसलिए कहते हैं क्योंकि इसकी खोज चार्ल्स एल्टन ने किया था, इसलिए इसको हम लोग जो है एल्टोनियन पिरामिड के नाम से जानते हैं। तो ये तो था पिरामिड की परिभाषा। अब बात करते हैं पिरामिड के प्रकार की, यानी कि जो पोषी स्तर है उस पोषी स्तरों में पिरामिड की भूमिका क्या है, कितने प्रकार के पिरामिड बना सकते हैं। तो यहां पर हम देखें तो पिरामिड कितने प्रकार के, तो 3 प्रकार के। अगर बात करें पिरामिड के प्रकार, कौन से पिरामिड, चाहे एल्टोनियन पिरामिड कह लीजिए चाहे पारिस्थितिक पिरामिड कह लीजिए, तो वही है पिरामिड के प्रकार, टाइप्स ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड। देखिए पिरामिड के प्रकार की अगर बात करें, टाइप्स ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड की अगर हम बात करें, तो ये जो होते 3 प्रकार का होता है। सबसे पहला इसमें आता है, कह सकते हैं जैव संख्या का पिरामिड, जैव संख्या का पिरामिड, देखिए जैव संख्या का पिरामिड क्या है। जैव संख्या का पिरामिड अर्थात जो है जब हम पोषी स्तरों को, जो विभिन्न प्रकार के पोषी स्तर है, ट्रॉफिक लेवल जिसको कहते हैं, उस ट्रॉफिक लेवल में अगर जीवों की संख्या के आधार पर उसका वर्णन करें तो वह जैव संख्या का पिरामिड बनता है।
लेकिन यहां पर एक कॉन्सेप्ट को हमेशा याद रखना है, एक कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखिएगा, बाकी चीजों पर याद रखिएगा। जब हम किसी भी इकोलॉजिकल फूड चेन की बात करते हैं, उस इकोलॉजिकल फूड चेन में एक चीज ध्यान रखना है कि यह चीज होते, एक उत्पादक होता है, प्राथमिक उपभोक्ता होता है, द्वितीय उपभोक्ता होता है और तृतीय उपभोक्ता होता है, जिसे हम उच्च उपभोक्ता भी कह सकते हैं, जिसे हम उच्च उपभोक्ता भी कह सकते हैं। तो ये चीज होता है। तो ये एक ट्रॉफिक लेवल है, कोशीय स्तर, ये ट्रॉफिक लेवल है, ये ट्रॉफिक लेवल है, ये ट्रॉफिक लेवल है, तो एक कोशीय स्तर है। तो यहां पर पोषण प्राप्त करने वाले समस्त जीवों की संख्या, ध्यान से सुनिएगा, पोषण प्राप्त करने वाले समस्त जीवों की संख्या को यहां पर निरूपित करना है ग्राफ के माध्यम से, चित्र के माध्यम से, पिरामिड के माध्यम से, किसी भी माध्यम से व्यक्त करना है। तो अगर आप देखिए जीव संख्या का पिरामिड, जैसे एक घास का मैदान ले लीजिए, बहुत यानी एग्जाम्पल लेके आप एग्जाम्पल समझेंगे, उदाहरण घास का मैदान, घास का मैदान। तो पहला एग्जाम्पल यहां लेते हैं घास का मैदान। अब यहां पर देखेंगे कि घास का मैदान जो है, थोड़ा इधर लिखते हैं कि पूरा देखना है, उदाहरण है घास का मैदान। अब आप अगर सपोज करिए, बहुत ध्यान से इसको देखेंगे और आपको तुरंत पिरामिड बनाना आ जाएगा। इस चीज को ध्यान देना, पिरामिड में उत्पादक को सबसे नीचे, इस चीज को हमेशा कॉन्सेप्ट को ध्यान रखिएगा, उत्पादक को सबसे नीचे, उसके ऊपर प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, तृतीय उपभोक्ता। अगर इस सीक्वेंस को आपको याद है, ये नाम याद है, तो आप कभी भी इकोलॉजिकल पिरामिड गलत नहीं हो सकता। अब देखिए, ध्यान से देखिए, एग्जाम्पल पहला में लिया है घास के मैदान की बात कर रहे हैं। तो अगर किसी घास के मैदान बात किया तो उसको त्रिभुजाकार आकृति बना ले पहले या बाद में। एक घास के मैदान की बात, तो सबसे अधिक संख्या वहां पर क्या होगी? घास होगी, यानी हरे पेड़ पौधे, यानी कि वहां पर उत्पादक की संख्या सबसे अधिक है। इस बात को क्लियर, उत्पादक की संख्या सबसे अधिक है, किसकी? घास की। तो इसको हम इस तरह से बना सकते हैं, ये। अच्छा, जो घास होता उसको खाने वाले हिरन हो गए, खरगोश हो गए, बकरियां हो गई, इसकी बात हम कर रहे हैं। तो क्या वो उसकी संख्या घास यानी कि जो उत्पादक है हरे पेड़ पौधे उससे अधिक है? अगर अधिक होगा तो वहां पर इकोलॉजिकल डिसबैलेंस होना शुरू हो जाएगा। और अगर इकोलॉजिकल डिसबैलेंस होना शुरू हो रहा है तो वहां पर निश्चित रूप से वहां धीरे धीरे जो भी वहां उत्पादक वो विलुप्त हो जाएगा। तो उस उत्पादकों की संख्या को बनाए रखने के लिए तथा साथ में जितने भी उसमें ट्रॉफिक लेवल आ रहे हैं, उस सारे ट्रॉफिक लेवल को अगर हम एक सीक्वेंस से बांटे तो देखेंगे क्या कि जो उत्पादक की संख्या से हमेशा जो उस पर निर्भर रहने वाले उपभोक्ता जीव है उनकी संख्या निश्चित रूप से उससे जो है वो कैसी होंगी? वो वहां पर निश्चित रूप से कम होंगी। इस बात को याद रखिएगा, निश्चित रूप से क्या होंगी? वो कम होंगी। तो यहां पर उत्पादक में यहां प्राथमिक उपभोक्ता जो है, ये चीज यहां पर हम देखें तो प्राथमिक उपभोक्ता की संख्या यहां पर क्या है? वो इससे कम है, इसमें कोई डाउट नहीं। प्राथमिक उपभोक्ता की संख्या कैसी है? वो इससे कम होती है। अब देखिए, यानी कि किसकी संख्या, चाहे हम बात कर रहे हैं वहां पर जो है जो खाद्य है उसे जो भोजन कर रहे हैं, चाहे हिरन हो गए, चाहे वहां पर बकरियां हो गई, तो इन सब की या खरगोश हो गए, उनकी संख्या हमेशा हरे पेड़ पौधों से कम होती है। दूसरी बात करते हैं अब उसको भक्षण करने वाले, जैसे उसमें भेड़िया आ जाता है, शियार आ जाता है, इसकी अगर हम लोग बात करें तो यहां पर उसकी संख्या द्वितीय उपभोक्ता की श्रेणी में आते हैं तो उसकी संख्या सदैव उससे कम होती है द्वितीय उपभोक्ता की। तो ये यहां पर क्या, उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता और द्वितीय उपभोक्ता, ये संख्या यहां पर एक निश्चित है। अब तृतीय उपभोक्ता से शेर एग्जाम्पल ले लीजिए। अगर एक जंगल में देखें तो क्या शेर की संख्या भेड़ियों की संख्या से अधिक होती है? क्या शेर की संख्या सियार की संख्या से अधिक होती है? क्या शेर की संख्या बकरियों की संख्या या हिरण की संख्या से अधिक होती है? नहीं।
निश्चित रूप से उसकी संख्या बहुत ही कम होती है। तो वो कम होती है तो उसके लिए हम जो चार्ट बनाएंगे, यानी उसका जो बनाएंगे ग्राफ, को थोड़ा सा उससे छोटा बनाएंगे। ये आएगा तृतीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता। तो ये बन गया यहां पर एक पिरामिड। अब इसको हम पिरामिड के रूप में अगर व्यवस्थित करना चाहें तो इसको व्यवस्थित कर सकते हैं इस तरह से। ये हम इसको चाहे इसको पिरामिड के रूप में व्यवस्थित करें। ये हो गया। अब आप यहां देख क्या रहे हैं कि एक पिरामिड बना, लेकिन पिरामिड कैसा है? सीधा पिरामिड दिखाई पड़ रहा है। कैसा पिरामिड है? पिरामिड जो बना है वो सीधा पिरामिड बना है। तो यहां पर हम लिख सकते हैं कि सीधा पिरामिड कैसा है? सीधा पिरामिड। तो एक चीज तो क्लियर हो गया। अगर हम जैव संख्या का पिरामिड पढ़ रहे हैं तो उसमें अगर घास के मैदान की बात कर रहा है तो उस घास के मैदान में जैव संख्या का पिरामिड सदैव सीधा होगा। लेकिन अब यही पर थोड़ा एग्जाम्पल में चेंज कर रहा हूं। उदाहरण लेते हैं दूसरा, ये पहला उदाहरण लेते हैं दूसरा। एक वृक्ष का पारितंत्र। अब देखिए यहां पर हम बात कर रहे हैं एक वृक्ष, क्यों एक में लिखो या शब्द जान कि एक वृक्ष। एग्जाम पूछ सकते हैं एक वृक्ष का ऊर्जा का, एक वृक्ष के जैव संख्या का पिरामिड कैसा। अब ध्यान से देखेंगे, वृक्ष कितनी संख्या है? एक। वृक्ष की संख्या कितनी है? एक। लिखते हैं वृक्ष एक होता है। उस पर रहने वाले जो पक्षियां होती हैं उन पक्षियों की संख्या कैसी होती है? अधिक होती है। पक्षियों की संख्या अधिक होती है। और प्रत्येक पक्षी पर जो पैरासाइट्स पाए जाते हैं, परजीवी, उनकी संख्या उससे अधिक होगी। तो परजीवी तो संख्या किसकी अधिक है? परजीवी की अधिक है। वृक्ष की संख्या एक है। ये यहां पर ये हो गया। अब आप देख रहे हैं पिरामिड कैसा बन रहा है। तो पिरामिड आप देख के बता सकते हैं कि पिरामिड कैसा है? उल्टा पिरामिड है। पिरामिड कैसा है? उल्टा पिरामिड। तो जैव संख्या का पिरामिड सीधा भी हो सकता है या उल्टा भी हो सकता है। इसको देख लिया। अगर हम घास के मैदान में जैव संख्या का पिरामिड देखेंगे तो निश्चित रूप से सीधा होगा। अगर हम वहां पर एक वृक्ष के पारितंत्र का पिरामिड देखेंगे तो निश्चित रूप से वो उल्टा होगा, जैव संख्या का पिरामिड। तो ये पहला जो था ये था जैव संख्या का पिरामिड। आई होप आप लोग समझ आए। अब बात करते हैं यहां पर दूसरा जैव भार का पिरामिड। बात करते हैं दूसरा एग्जांपल जैव भार का पिरामिड। ये यहां पर है जैव भार का पिरामिड। जैव भार का पिरामिड। इसमें हम क्या लेंगे? इसमें किसी भी पारितंत्र में उपस्थित जो विभिन्न पोषी स्तर है, उस विभिन्न पोषी स्तरों में जो जीव उपस्थित है, उन जीवों के भार के आधार पर पारितंत्र या भार के आधार पर पिरामिड बनाएंगे। ध्यान से सुनिएगा कि किसी भी पोषी स्तर में, इस प्रकार के पिरामिड में विभिन्न पोषी स्तरों में उपस्थित समस्त जीवों के भार, जो उसके शरीर का वजन है, भार के अनुसार एक पिरामिड का निर्माण करेंगे। यहां पर मैं एग्जाम्पल लेता हूं जलीय पारितंत्र। यहां पर ध्यान दीजिए कि मैं अलग अलग एग्जाम्पल ले रहा हूं। जलीय पारितंत्र ले रहा हूं एग्जाम्पल। उदाहरण जलीय पारितंत्र। कह दिया प्रश्न में कि जलीय पारितंत्र में जैव भार का पिरामिड कैसा होता है। ध्यान समझिएगा, प्रश्न है जलीय पारितंत्र में जैव भार का पिरामिड कैसा होता है। तो इसको समझेंगे।
यहां पर बात कर रहा है भार से। तो अगर भार का देखते हैं, जलीय पौधे होते हैं, जलीय पौधे उनका भार क्या होता है, बहुत छोटे छोटे होते हैं, बहुत ही हल्के भार के होते हैं। लेकिन उस जो जलीय पौधों को खाते हैं उनका भार कहीं ना कहीं उस पौधों से अधिक होता है। इसे मान लेते हैं यहाँ पर क्या नाम है, कोकपॉट्स हो गया, कोकपॉट्स हो गया, उसको खाने वाली छोटी मछलियां, उनका जो भार थोड़ा और अधिक होगा, वो अधिक वजनी होगी छोटी मछलियां। और जो बड़ी मछलियां निश्चित रूप से छोटी मछली से ज्यादा भारी है बड़ी मछलियां। तो इस तरह से हम यहाँ पर देख क्या रहे हैं कि यहाँ पिरामिड जो बन रहा है वो एक्चुअल में पिरामिड से उल्टा बन रहा है। इस तरह से ये हमने निश्चित कर दिया। तो जलीय पौधे की बात करें तो जलीय पौधों के जो भार होता है वो बहुत कम होता है, जबकि उस पर निर्भर रहने वाले जो जीव जंतु होते हैं उसका भार उससे अधिक होता है, उस पर निर्भर रहने वाले जीव जंतु का भार उससे अधिक होता है, उस पर निर्भर रहने वाले जीव जंतु का भार उससे अधिक होता है। तो ये यहां पर बनेगा कैसा, उल्टा बनेगा। कैसा पिरामिड बन रहा है, उल्टा पिरामिड बन रहा है। लेकिन अगर इसी को हम थोड़ा सा फिर चेंज कर दें, एग्जाम्पल ले लें हम मान लें दूसरा, एक वृक्ष का, फिर वही एग्जाम्पल, एक वृक्ष का पारितंत्र। अब यहां पर एक वृक्ष के पारितंत्र की बात करें, अब यहां पर ध्यान से देखेंगे, अभी इसके पहले जब मैंने जैव संख्या का पिरामिड पढ़ाया तो उसको मैंने उल्टा बताया। तो यहां पर देखिए थोड़ा चेंजिंग होगा। वृक्ष, एक बड़ा सा वृक्ष, आम का वृक्ष ले लीजिए, बरगद का ले लीजिए, कोई भी वृक्ष, वो भारी होता है कि नहीं होता है, निश्चित रूप से भारी होता है। तो एक वृक्ष क्या है, बहुत भारी होता है। लेकिन उस पर जो पक्षियां आकर के बैठती हैं, क्या वो वृक्ष से भारी है, बिल्कुल। तो यहां पर पक्षियां, और उस पक्षियों के ऊपर जो पैरासाइट परजीवी होते हैं, क्या वो पक्षी से भारी होते? नहीं, अगर भारी होते तो उसके शरीर पर रहते तो परजीवी। तो यहां पर पिरामिड कैसा बन रहा है, सीधा बन रहा है, सीधा पिरामिड, सीधा पिरामिड। जबकि इसी चीज को जब मैं जैव संख्या का पिरामिड पढ़ा तो उल्टा बोला था, लेकिन जब जैव भार का पिरामिड पढ़ाया तो ये यहां पर सीधा हो गया। तो इस चीज को ध्यान दे रहा है कि वो किसका पिरामिड पूछ रहा है, जैव संख्या का पिरामिड पूछ रहा है या जैव भार का पिरामिड पूछ रहा है, इस चीज को यहां पर जो है ध्यान देना है। तो इस चीज को यहां पर थोड़ा सा आप लोग काउंट करेंगे कि यहां पर जीव संख्या का पिरामिड है या जैव भार का पिरामिड है। अब बात करते हैं यहां तीसरे की, यहां पर एग्जाम्पल आता है, तीसरा है ऊर्जा का पिरामिड, जैव ऊर्जा का पिरामिड। ये सबसे आसान है, ये सबसे आसान और सबसे ज्यादा बार पूछा गया प्रश्न है। ध्यान रखिए, सबसे आसान भी है और सबसे ज्यादा बार पूछा गया प्रश्न भी है, जैव ऊर्जा का पिरामिड। क्यों ऊर्जा का पिरामिड लिख सकते हैं आप, सही रहेगा, कोई इसमें दिक्कत नहीं। जैव ऊर्जा का पिरामिड, अब देखिए इस चीज को हमेशा अपने कॉन्सेप्ट में अपने दिमाग में बिठा कर रखिए कि ऊर्जा का पिरामिड किसी भी पारितंत्र में आप चले जाइए, एग्जाम्पल आप जली का दीजिए, आस्था का दीजिए, घास का मैदान दीजिए, वृक्ष का दीजिए, या किसी भी चीज का आप एग्जाम्पल देंगे तो वहां पर ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा होगा। क्यों होगा? क्योंकि ऊर्जा का प्रवाह जो होता है, मैं पढ़ा चुका हूं उसके पिछले वीडियो में कि ऊर्जा का प्रवाह सदैव एक दिशीय होता है, सदैव एक दिशीय होता है। यहां पर आपको क्लियर है? अगर ये पॉइंट आपको क्लियर है तो आप इसको अब यहां पर ले सकते हैं किसी भी रूप में। मैं पहले बताया था कि जब ऊर्जा का प्रवाह होता है तो सबसे अधिक जो ऊर्जा संचित होती है, जो उत्पादक होते उसमें होती है। फिर उसका 10% लिंडमैन के 10% सलाह के अनुसार में बताया था, तो उसका 10% जो है वो प्राथमिक उपभोक्ता में जाता है, फिर उसका 10% द्वितीयक उपभोक्ता में, फिर उसका 10% तृतीयक उपभोक्ता में। तो कहीं ना कहीं उत्तरोत्तर उसमें कमी आ रही है, और जब कमी आएगी तो निश्चित रूप से ऊर्जा का पिरामिड अधिक होगा। यानी उत्पादक की अगर हम लोग बात करें, उत्पादक
में ऊर्जा बहुत अधिक मात्रा में होगी। लेकिन प्राथमिक उपभोक्ता की बात करें तो उसमें उससे कम होगी ऊर्जा। द्वितीयक उपभोक्ता में बात करें उससे कम, तृतीयक उपभोक्ता में बात करें तो उससे भी कम होता है। ये तो यहां पर क्या देख रहे हैं कि ये यहां पर घटते हुए क्रम में जा रहा है ऐसे। तो इसका मतलब पिरामिड कैसा है? सीधा पिरामिड, सीधा पिरामिड। तो किसी भी रूप में आप देखिए ऊर्जा का पिरामिड सदैव सदैव सीधा होता है। ऐसे रखिएगा, ऊर्जा का पिरामिड, ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा होता है, सीधा होता है। ये उल्टा हो ही नहीं सकता है। इस चीज को यहां पर हमेशा रखिएगा। किसी भी आप एग्जाम्पल ले लीजिए, कोई भी, निश्चित रूप से ऊर्जा का पिरामिड वहां पर सीधा ही मिलेगा। तो ये यहां पर 3 प्रकार के पिरामिड होते हैं, जैव संख्या का पिरामिड, जैव भार का पिरामिड और जैव ऊर्जा का पिरामिड होता है। तो ये था आज का इकोलॉजिकल पिरामिड। अभी इसमें मैंने कहा था आज बात करेंगे ओजोन परत की, और आज चैप्टर भी हम लोग समाप्त कर लेंगे कक्षा 10 विज्ञान के विषय में, हमारा पर्यावरण जो अध्याय चल रहा था। तो इसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना जो नया टॉपिक है ओजोन परत। इसी वीडियो में देखेंगे ओजोन परत के बारे में। लेकिन अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो जरूर सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करें। चलिए बात करते हैं और आते हैं, स्टार्ट करते हैं दूसरे टॉपिक पर, ओजोन परत। ओजोन परत, ओजोन ओजोन लेयर। देखिए थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आपको हम दे दें। अगर हम बात करें 2021 में जो बोर्ड परीक्षा होगी 2021 में, उस 2021 के बोर्ड परीक्षा में क्लास 10th में ओजोन परत को हटाया गया है कोविड-19 के देखते हुए। जो 30% कटौती हुई उसमें इसको हटा दिया गया कोर्स से। लेकिन भविष्य के लिए जो है ओजोन परत आवश्यक रहेगा, पढ़ना जरूरी है, क्योंकि आप इंटर में पढ़ेंगे तो ओजोन परत जरूर पढ़ना पड़ेगा। तो इस चीज को यहाँ पर देखिए ओजोन परत है क्या। सबसे पहले समझते हैं कि ओजोन परत पाया कहाँ जाता है। सबसे पहले तो यह आवश्यक है कि ओजोन परत पाया कहाँ जाता है, इसका सूत्र क्या है। तो जो ओजोन परत होता है इसका जो सूत्र होता है ओजोन का, ओजोन, इसका सूत्र है O3। ओजोन का फार्मूला है O3, यानी ऑक्सीजन के 3 वहां पर परमाणु जुड़ करके वहां पर ओजोन का निर्माण O3 का निर्माण करते हैं। ये द्विपरमाणुक ऑक्सीजन है O2 जिसको कहते हैं, उस O2 से ये ज्यादा जो है घातक होता है, कह सकते हैं। लेकिन हालांकि एक सुरक्षात्मक कवच के रूप में काम करेगा। अब देखिए हमारे इस पृथ्वी की अगर हम लोग बात करें, जो हमारे इस बात कर रहे हैं जहां पर रहते हैं आज की कुछ ऊंचाई पर, 2 क्षेत्र में बांटा गया है। एक होता है क्षोभ मंडल, क्षोभ मंडल, क्षोभ मंडल जिसे हम लोग कहते हैं ट्रोपोस्फियर, ट्रोपोस्फियर। देखिए क्षोभ मंडल जो होता है यहां पर वायुमंडलीय, वायुमंडलीय गैस पाई जाती है, पाई जाती है। और इसी जो क्षोभ मंडल है इसी मंडल में हम लोग निवास करते हैं, इसी ट्रोपोस्फीयर में हम लोग निवास करते हैं। फिर एक होता है यहाँ पर आप क्षोभ मंडल को विभिन्न भागों में बांटा गया, स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल। स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल, तो वो क्षोभ मंडल में बांटा गया, इसको ध्यान रखना है। दूसरा आता है समताप मंडल, समताप मंडल जिसको कहते हैं स्ट्रेटोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर। देखिए जो समताप मंडल होता है कि हमारी पृथ्वी से, जो हमारी पृथ्वी की बात करें, हमारी पृथ्वी से लगभग जो है 30 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर है। हमारी पृथ्वी से लगभग 30 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर है, जिसको हम लोग कहते हैं समताप मंडल। यहां पर वायुमंडलीय गैस नहीं पाई जाती। यहां पर टेम्परेचर होता है समान होता है, जिसको रखा गया स्ट्रेटोस्फीयर, समताप मंडल के नाम से जानते हैं।
इसी समताप मंडल में ओजोन परत पाया जाता है। इसी समताप मंडल में ओजोन परत पाया जाता है। तो ये आपको क्लियर हो गया। ओजोन परत कहां पाया जाता है? समताप मंडल में पाया जाता है। ओजोन परत क्या? एक मोटी सी परत होती है। इसे सपोज करते हैं ये पृथ्वी है, पृथ्वी का ये जो है तल है, और इससे कुछ ऊंचाई पर यहीं पर ऐसे जो घेरा हुआ चारों तरफ समताप मंडल में ओजोन लेयर पाया जाता है। ये ओजोन लेयर हो गया, ओजोन परत। यहां पर हम लोग निवास करते हैं, यहां पर, और ये ओजोन परत पाया जा रहा है। ये जो ओजोन परत होता है, काम क्या होता है? जब सूर्य के प्रकाश की किरणें जब इससे होकर के गुजरती है, तो सूर्य के प्रकाश की किरणों में जो अल्ट्रावायलेट रेज होता है, यूवी रेज, हिंदी में इसको कहते हैं पराबैंगनी किरणें, पराबैंगनी किरणें। ये तो अल्ट्रावायलेट रेज जो होती है, जो पराबैंगनी किरणें होती है, उस पराबैंगनी किरणों को जो है हमारी पृथ्वी पर आने से रोकती है। ध्यान से सुनिएगा, सूर्य के प्रकाश की किरणों में जो अल्ट्रावायलेट रेज होता है, यूवी रेज, जिसका अगर हम तरंग दूरी की बात करें 390 नैनोमीटर से कम होता है, वो अल्ट्रावायलेट रेज कहलाती है। तो वो जो अल्ट्रावायलेट रेज होता है, वो अल्ट्रावायलेट रेज को जो ओजोन परत होता है, वो इस पृथ्वी पर आने से रोकता है। हालांकि कुछ मात्रा पहुंचता है, तभी विटामिन डी का संश्लेषण होता है हमारे शरीर में। तो अल्ट्रावायलेट रेज जो होता है वो इस पानी से रोक देता है। और अल्ट्रावायलेट रेज बहुत ही विषाक्त यानी खतरनाक कह सकते हैं, बहुत ही घातक जो है किरण होती है। क्या होती है? बहुत घातक किरण होती है, घातक किरण होती है। तो एक तरह से क्या कर रहा है ओजोन परत? तो ओजोन परत क्या है? एक जीवन रक्षक परत हो गया कि नहीं? ओजोन परत को हम लोग कह सकते हैं जीवन रक्षक परत। अगर अल्ट्रावायलेट रेज, पराबैंगनी किरणें हमारी पृथ्वी पर पहुंच जाए तो विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न कर सकता है, जैसे त्वचा कैंसर, त्वचा कैंसर उत्पन्न कर सकता है। दूसरा, आंख की कॉर्निया को नष्ट कर सकता है, यानी मोतिया बिंदु हो सकता है इस चीज को। तीसरा, जीन उत्परिवर्तन कर सकता है, जीन में उत्परिवर्तन कर सकता है, जिससे लक्षण बदल सकते हैं। इस चीज को आप ध्यान दें, जीन म्यूटेशन बड़ा इसका विशिष्ट गुण है। चौथा, इम्यूनिटी, इम्यूनिटी जो हमारी प्रतिरोधक क्षमता, प्रतिरोधक क्षमता को कम कर सकता है। इसके अलावा हमारे जननांगों तक को भी प्रभावित करने की क्षमता इसके पास होती है, और विभिन्न प्रकार के चर्म रोग भी उत्पन्न कर सकता है। तो ये अल्ट्रावायलेट रेज इसीलिए कहा गया बहुत ही घातक किरण होता है, और जिसको हमारी पृथ्वी पर आने से कौन रोकता है? ओजोन परत। तो ओजोन परत ने क्या किया? एक जीवन रक्षक परत के रूप में कार्य करता है, इसीलिए ओजोन परत को जीवन रक्षक परत के नाम से जानते हैं। अब बात करते हैं कि ओजोन अपक्षय की। ओजोन अपक्षय, ये तो जीवन परत के बारे में हो गया। अब इसमें बात कर लेते हैं ओजोन अपक्षय। लेकिन फिर भी मानव की जो विभिन्न क्रियाकलाप है, उस विभिन्न क्रियाकलापों के द्वारा ओजोन का जो परत है वो धीरे धीरे पतला होता जा रहा है। ओजोन का जो परत वो पतला हो जाता है, जिसको हम कहते हैं ओजोन छिद्र। ओजोन छिद्र, असल में जो ओजोन छिद्र होता है, इसको ये नहीं कह सकते कि ओजोन में होल बन गया, ऐसे होल बन गया, नहीं। इसका मतलब होता है कि ओजोन परत का पतला होना, ओजोन परत का पतला होना, इसी को नाम दिया गया ओजोन छिद्र। ऐसा नहीं कि ओजोन में होल बन गया है, बिल्कुल नहीं। ओजोन होल नाम भले है, लेकिन वहां पर जो है ओजोन परत का पतला हो जाना ओजोन छिद्र कहलाया। अब ये ओजोन परत कैसे पतला होता है उसकी भी समझेंगे। तो ओजोन परत जो होता है, इसको यहां पर क्लोरीन जो होता है, क्लोरीन गैस, ये ओजोन को अणुओं को नष्ट करता है। क्या करता है? ओजोन के अणुओं को नष्ट करता है, कितना करता है? तो लिख सकते हैं एक परमाणु क्लोरीन 1 लाख
1,00,000 ओजोन अणु को नष्ट कर सकता है, फिर ये क्लोरीन गैस वहां पहुंची कैसे? तो क्लोरीन गैस जो होता है वो CFCs के द्वारा पहुंचता है। किसके द्वारा? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFCs। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो होता है, इसमें क्लोरीन जो होता है, इसी क्लोरोफ्लोरोकार्बन के द्वारा जो है के माध्यम से क्लोरीन पहुंचता है समताप मंडल में और ओजोन के अणुओं को नष्ट करता है। सिर्फ क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है, ये पाया कहाँ जाता है, ये कहां से निकलता है, इसको भी देख लें। तो जो विभिन्न प्रकार के जो जैसे रेफ्रिजरेटर हो गया, रेफ्रिजरेटर, शीतगृह हो गया, जैसे कोल्ड स्टोरेज कहते हो, शीतगृह हो गया, या एयर कंडीशन वातानुकूलित यंत्र के द्वारा जो है यह जो है इससे निकलने में जो गैस होती है उसमें CFCs पाया जाता है और वो CFCs समताप मंडल में पहुंचता है जिसमें क्लोरीन होता है और क्लोरीन जाकर के ओजोन को नष्ट करता है। सबसे घातक क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो होता है, सबसे घातक, तो ये होता है फ्रेयान। सबसे घातक CFCs। इसका उपयोग कहां किया जाता है? फ्रेयान का। तो फ्रेयान जो होता है इसका उपयोग जो है सोफे, बेड, जैसे स्पंज लगता है, ठीक है, एरोसॉल स्प्रे आदि में होता है, तो ये होता है, ये यहां से निकल करके फ्रेयान सबसे घातक CFCs है जिसका उपयोग सोफा, गद्दे बनाने आदि में किए जाते हैं। इसके अलावा जो मारते हैं स्प्रे, एरोसॉल स्प्रे, उसमें भी इसका उपयोग किया जाता है और इसके माध्यम से वह जो है जो CFCs होता है वो समताप मंडल में पहुंच करके फिर वहां पर अपने क्लोरीन के परमाणुओं के द्वारा जो ओजोन के अणु होते हैं उस ओजोन के अणु को नष्ट करता है और धीरे धीरे पतला कर देता है। तो इस तरह से यहाँ पर जो है ओजोन अणु का नष्ट होता है, ओजोन परत पतली होती है, इसे ओजोन छिद्र कहते हैं। तो ये चीज जो है दक्षिणी जो ध्रुव है वहां पर सबसे पहले इसको देखा गया कि वहां की परत पतली होने लगी थी। अतः बहुत सारे देशों ने मिलकर, लगभग 200 देशों ने मिलकर के इस CFCs के उत्पादन को कम करने का प्रयास किया जिससे कि ओजोन परत नष्ट न हो, क्योंकि यह एक जीवन रक्षक परत होता है। तो ये हम लोग का टॉपिक था हमारा पर्यावरण में पारिस्थितिक पिरामिड था, ओजोन परत। ये दो टॉपिक थे और इस तरह से ये अध्याय भी आप लोग का समाप्त होता है। आई होप आप लोग को समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।